जैसे मेरी सोसाइटी में मैं स्त्री हूँ, पुरुष पुरुष है, लेकिन क्या हम ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते? लड़कियां एक तरफ बैठती है, लड़के एक तरफ बैठे हैं। हम अलाउ नहीं करते कि एक बेंच पर एक लड़का और एक लड़की बैठे। तो हम इतने दो पॉइंट्स पर रहते हैं, एक लड़का एक लड़की, कि जानकारी ही नहीं होती दोनों को एक दूसरे के बारे में। पुरुषों की प्रोडक्ट्स की, चाहे वो ब्लेड हो या चाहे अंडरवेयर, एडवर्टाइजमेंट महिला करती है। मेरा नाम अलका है। मैं लोकायत और अभिव्यक्ति, ये महिलाओं का गट है, उसकी फाउंडर मेंबर हूँ और पिछले 40 साल से महिलाओं के प्रश्नों के ऊपर काम कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी रिगार्डिंग व्हाट हैपेंड राइट नाउ इन इंडिया। कि भारत एक पेट्रियार्की सोसाइटी है विच इज लाइक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो उसकी वजह से जो वायलेंस होता है उसका क्या रिलेशनशिप है वुमेन्स के साथ? 100% पैट्रियार्कल सोसाइटी का रेप कल्चर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो पैट्रियार्कल का मतलब है पितृसत्ताक सोसाइटी, यानी कि पिता की या पुरुष की, पुरुष सत्ताक या पितृसत्ताक, पिता की या पुरुष की सत्ता। और किसी भी चीज में अगर हम सत्ता की बात करेंगे तो सत्ता तभी टिकती है जब हिंसा होती है, दूसरों को डरा रहे होते हैं। तो सत्ता को बनाए रखने के लिए हिंसा होना जरूरी है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाएं हैं दोयम दर्जे की, पुरुष है श्रेष्ठ दर्जे का। तो उसका श्रेष्ठ दर्जा, उसका ऊपर का दर्जा जो है वो बनाए रखना होगा, तो उसको महिलाओं के ऊपर हिंसा करनी ही करनी है। सो पैट्रियार्की का डायरेक्टली हिंसा से संबंध जुड़ता ही है। उसी के कारण होता है क्योंकि पैट्रियार्की में ओनर, पुरुष जो है वो ओनर है, वो ओनर चीजों का होता है, जैसे वैसे ही वो अपने घर के बच्चों का और अपने घर की महिलाओं का भी होता है। सो ही ओन्स देम। तो वो ओनर के हिसाब से अपनी सत्ता जताने के लिए, बनाए रखने के लिए हिंसा करता रहता है। ओके, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेप कल्चर? हमारे समाज में रेप को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। रेप दुनिया भर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होते हैं। लेकिन उसको, जैसे कई कमेंट्स है कि बच्चे हैं उनसे हो जाता है, गलती हो जाती है, तो हम उसको एकदम नरम करके देख लेते हैं उसकी तरफ। तो ये बच्चे है वाला जो एटीट्यूड है, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को बचपन से पढ़ाते ही नहीं है कि महिलाओं का आदर करना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं है जो संविधान में आती है। तो संविधान की शिक्षा नहीं दी जाती। तो ये जो कल्चर है ना कि बच्चे हैं, गलती होती है, यंग उम्र है, गलती होती है, ये एक फैक्टर हुआ, महत्वपूर्ण फैक्टर है। और दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि हमेशा हम लोग नॉर्मलाइज करने के लिए पीड़ित को ब्लेम करते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि विक्टिम को ब्लेम करना बहुत आसान भी होता है कि तुमने छोटे कपड़े डाले, तुम रात को 9 बजे घूम क्यों रही थी, यानी कि लड़कों का कोई दोष है ही नहीं। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोगों को कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो हम विक्टिम को ही दोष देते हैं। वो सेकंड और इम्पोर्टेंट फैक्टर है रेप को नॉर्मलाइज करने का। और तीसरा, मुझे जो लगता है कि ये तो हुई थियोरी की बात, लेकिन तीसरा जो मुझे लगता है कि हमारे कोर्ट में लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है। तो हम चाहे जितनी भी फास्ट ट्रैक पे करें, होते नहीं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाएगी, अगर बलात्कारियों को पनिशमेंट मिलेगी तो थोड़ा उनके ऊपर धौंस जमाने का, कोर्ट की धौंस जो बोलती हूँ मैं, या समाज की भी, क्योंकि समाज अगर एक्टिव होगा तो वो कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट एक्टिव होगा तो वो जल्दी फैसले देगा। तो ये तीसरा फैक्टर है कि कोर्ट में केसेस सालों साल चलते रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं, रेप को एकदम नॉर्मलाइज कर देते हैं कि हाँ ये होता है, सोसाइटी ही वैसी है। इस तरह से सोचना ये बहुत बुरी बात है। ये आपको क्या लगता है हमारे भारत के अंदर जो लॉज है, जो पॉलिसीज है, वो कितनी हद तक इफेक्टिव है? बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और मेरे ख्याल से हम लोग ने पिछले 40-50 साल में कई नए कानून भी बनाए हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं की हिंसा के बारे में। हम लोग ने कई मोर्चे निकाले, धरने निकाले और नई कानून भी बनवाए। जो सारी स्त्री मुक्ति संगठन है, उन्होंने अपना पहल लेके बहुत कुछ किया है। जैसे रेप केस में ही सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून आया,
वो कानून आया ही इसलिए कि विशाखा कानून जिसको बोलते हैं, वो आया ही इसलिए कि आंगनवाड़ी की एक साथी यानी कि जो सरकारी नौकर है, उसने 2 साल की बच्ची का विवाह रोक दिया था। और वो 2 साल की बच्ची का विवाह ठाकुर घराने का था और वो आंगनवाड़ी सेविका थी दलित। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई 2 साल की बच्ची की विवाह रोकने की, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी उसने निभाई थी अपनी। तो उसके ऊपर बलात्कार हुआ, ठाकुरों ने किया। तो उसके बाद में पूरे देश में जैसे माहौल बदला, तो उसी से विशाखा गाइडलाइंस आ गई और विशाखा गाइडलाइन का आगे जाकर इस तरह के कई कानून बने। प्रोटेक्शन टू वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, वो भी बाद में बना, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला लॉ जिसमें हर चीज को सोचा गया है कि औरत है जो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो उसको घर घर में कैसे बैठना है वगैरह। मतलब घर में उसकी जगह बनाए रखी जाती है, उसमें उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है कलेक्टर के पास से या प्रोटेक्टर के पास से, उसको सारा जो मदद चाहिए होगी वो मिल जाती है। इस तरह के कई कानून बने। उसके बाद में जब निर्भया कांड हुआ तो रेप लॉज में भी कुछ चेंजेस आए। रेप लॉज में भी इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक से हो, टाइम पे हो, तो कानून तो है ही ना हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है इसलिए रेपिस्ट छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। रेप केस के बाद, निर्भया रेप केस के बाद वर्मा कमेटी का भी एक सॉल्यूशन आया था, जिसमें एक्चुअली हम लोग रूट कॉज तक गए थे। रूट कॉज तक इसलिए गए थे क्योंकि मैंने जो शुरुआती में कहा कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में विमेन इज अ सेकंड सेक्स, तो वो सेकंड सेक्स का दर्जा ही इसलिए आता है क्योंकि हम उनको नौकरी पे नहीं रखते, हम कमाने नहीं देते। सालों साल से 5000 साल पुराना हम लोग रीति रिवाज को मानते रहते हैं। तो वो सब निकाल कर वर्मा कमेटी ने उसको फिनेंशियली ऑल्सो कैसे मजबूत किया जाए, उसके ऊपर भी कई सजेशंस दिए जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून तो है ही समाज में। कानून से हमेशा ही होता है कि कानून से छुटकारा पाने के रास्ते ज़्यादा मिल जाते हैं लोगों को, और छुटकारा पाने के रास्ते मिल जाते हैं। कभी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो कभी गांव के मुखिया का प्रोटेक्शन मिल जाता है। आमतौर पे उच्च वर्णीय लोगों से जब होता है तो ये सारी चीजें होती रहती है। इसलिए कानून है, उसको बहुत सेंसिटिवली अगर महिला की तरफ देखा जाए और उसको न्याय मिलने की सोच ले, हम ठान ले, तो उन कानूनों के आधार पर हम लोग उसको न्याय दिला सकते हैं। जो एजुकेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है ऑन पेट्रियार्कल मेल, उनके एटीट्यूड के ऊपर, उनका कैसे मतलब हम एजुकेशन के थ्रू उसको इरेडिकेट कर सकते हैं सोसाइटी से? हम लोगों को एक अलग एजुकेशन देना पड़ेगा। ये जो हमारा करिकुलम रहता है स्कूल और कॉलेज का, उसमें किसी भी प्रकार से संविधान के मूल्य नहीं है। संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को स्त्री पुरुष समानता दी जिस दिन ये देश स्वतंत्र हुआ। हर एक आदमी को, जात धर्म पंथ प्रांत सबके परे जाकर हर आदमी को उन्होंने अधिकार दिए, वैसे ही महिलाओं को भी दिए। लेकिन किताब में सिर्फ लिखने से समानता नहीं आती, असमानता जो चलती आ रही है सोसाइटी में, अगर समानता लानी है तो हम लोगों को सालों साल से जो चलती आई हुई असमानता है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम में इसके ऊपर काफी डिबेट है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए कि ना दिया जाए। ये डिबेट इसलिए है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब अलग अलग निकालते हैं लोग। लोगों को लगता है सेक्स एजुकेशन का मतलब हुआ कि सेक्स के बारे में बताना। ये नहीं होता, लैंगिकता के बारे में बताना, सेंसिटिव बनाना, महिलाओं के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है ये बताना। लेकिन सेक्स एजुकेशन भी हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, नहीं देते हम लोग। एक अलग एजुकेशन से जब मैं बोलती हूँ तो ये कहती हूँ कि हर स्कूल में 13, 14, 15 साल की बच्चियों को या उससे कम उम्र के भी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाना चाहिए। पुरुषों को ये, अच्छा ये तो मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन अगर सोसाइटी में पैट्रियार्की है तो सोसाइटी की पैट्रियार्की सोसाइटी को ही नष्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों को और हमको मिलकर नष्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे मेरी सोसाइटी में मैं स्त्री हूँ, पुरुष पुरुष है, लेकिन क्या हम ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते, एक मानव नहीं बन सकते? अच्छा, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या रोना हो या हंसना हो या जो भी है, हर एक के लिए कॉमन होता है।
तो इसलिए ये एजुकेशन हम लोगों को घर घर से या सोसाइटी में दिया जाना चाहिए। सोसाइटी में मैं का मेरा मतलब है, जब घर से दिया जाएगा या स्कूलों में दिया जाएगा तो हम रास्ते पर या पब्लिक प्लेस में वैसे ही बिहेव करेंगे जिस तरह से हम लोगों को एजुकेट किया है। तो ये एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैट्रियार्की जाने के लिए। और पैट्रियार्की जाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो महिलाएं स्वतंत्र बने, अपने निर्णय खुद ले, चाहे जो भी हो, नौकरी पे जाने का हो या शादी का हो या जो भी हो। हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता, उसकी परमिशन नहीं देता। लेकिन क्या मेरी या हमारे सोसाइटी की लड़कियों की अपने वजूद के लिए लड़ने की हिम्मत है? अगर नहीं है तो मुझे भरनी चाहिए। तो ये एजुकेशन देने के लिए हम लोगों के जैसे जो ग्रुप्स है, अभिव्यक्ति है, जैसे मैं एक अकेली नहीं लड़ सकती। मेरे ऊपर जो अन्याय होता है वो मैं अलका हूं करके नहीं होता, बस मैं एक महिला हूं, इतना काफी है किसी भी अन्याय के लिए। कोई भी मुझे रास्ते में टच करेगा तो वो मुझे नहीं टच करता, अलका को नहीं टच करता या नीलिमा को नहीं टच करता, वो एक स्त्री को टच करता है, उसके लिए उतना काफी है। तो ये जब हम लोग सोसाइटी से इससे आगे चले जाएंगे, या मैं मजबूत करूंगी किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। और मजबूती अकेली से नहीं आती, मैं अकेली डर जाती हूँ। तो हमारे जैसे जो ग्रुप है, अभिव्यक्ति का जो ग्रुप है, जब हम बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, तो एक लड़की देखती है कि इतने सारे लोगों ने अपने अन्याय के खिलाफ कुछ किया है, तो उसको अपने आप में एक हिम्मत बन जाती है अन्याय के खिलाफ लड़ने की। तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स ग्रुप हो या महिलाओं के ग्रुप हो, जहाँ पे उनको इकट्ठा आके संगठित बन के, मतलब कलेक्टिव होना चाहिए। कलेक्टिव के जरिए हम महिला को मजबूत कर सकते हैं, कलेक्टिव के जरिए हम पुरुषों को भी सेंसिटिव बना सकते हैं। अभी तक का मेरा अनुभव ये है कि जितने भी कॉलेज में हम लोग ने जेंडर के प्रोग्राम्स लिए, उसमें हमारे साथ कामों में जुड़ने के लिए महिलाओं से ज़्यादा पुरुष आए हैं। तो मैं ये नहीं मानती कि समाज में संवेदनशील पुरुष नहीं है, संवेदनशील पुरुष है, लेकिन समाज ने पुरुषों की भी एक व्याख्या की है। वो धट्टा कट्टा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, मुखर होना चाहिए। अगर वो नहीं होता या थोड़ा समाज के बाहर की बात करता है, वो उसको ग्रुप से बाहर निकाला जाता है ना, सो वो बात नहीं करता। लेकिन जब सारे लोग मिलकर बात करेंगे तो वो भी बात करेगा। सो अगेन देयर इज अ कलेक्टिव ऑफ मेन, कलेक्टिव ऑफ वुमेन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो संवेदनशील पुरुष समाज में है, हमको उनको ढूंढना पड़ेगा, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, उनके साथ मिक्स चर्चा करनी पड़ेगी। हमारी सोसाइटी में जो कल्चर है कि कोएड होता है, लड़कियां एक तरफ बैठती है, लड़के एक तरफ बैठते हैं, हम अलाउ नहीं करते कि एक बेंच पर एक लड़का और एक लड़की बैठे। तो हम इतने दो पॉइंट्स पर रहते हैं, एक लड़का एक लड़की, की जानकारी ही नहीं होती दोनों को एक दूसरे के बारे में। तो वो जानकारी जब फ्रीली होगी, जब मैं अपनी बातें सारी शेयर करूंगी एक पुरुष के साथ, या एक पुरुष मेरी तरफ बिना महिला होके अपनी बातें शेयर करेगा, तो वो पॉइंट होगा, वो एजुकेशन होगा कि हम इससे समाज में अच्छा विश्वास दिला सकते हैं, लड़कियों को विश्वास दिला सकते हैं, और इस कल्चर को, पैट्रियार्की को मिटाने में ये मदद करेगा। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मीडिया का कितना हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वुमेन राइट्स के ऊपर? बिल्कुल, मैं ये सोच ही रही थी कि आपने मीडिया के ऊपर क्यों नहीं बोला, क्योंकि आज तो दुनिया चल ही रही है मीडिया पर। एजुकेशन भी होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, लेकिन खैर वो एक अलग बात हुई, उसका भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन हम उसके इम्पैक्ट से ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी या इस तरह का। फिलहाल मैं जो 40 साल काम कर रही हूँ, हम लोग पैट्रियार्की के खिलाफ काम कर रहे थे। अभी हम लोगों को कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की के खिलाफ काम करना पड़ रहा है। एक भांडवली समाज है जो सिर्फ पैसे तौलता है। इसी भांडवली समाज में 92 में हमारे यहाँ सौंदर्य प्रतियोगिता की शुरुआत की। अब वो क्यों की? क्योंकि भारत की इकोनॉमी ओपन हो रही थी। भारत की जो इकोनॉमी ओपन हो रही थी उसमें फॉरेन कंपनीज आनी ही आनी है, चाहे वो लिपस्टिक की हो, चाहे किसी और चीज़ की हो। तो ये जो सारी फॉरेन कंपनीज आएंगी, उनका प्रोडक्ट कौन बेचेगा? तो प्रोडक्ट बेचने तो आम लड़की नहीं चलेगी। तो वो बहुत बुरा लगता है ये कहने में, लेकिन 36-24-36 की चाहिए।
तो हमने सौंदर्य प्रतियोगिता को जन्म दिया। अब हर साल एक सौंदर्य प्रतियोगिता में, स्पर्धा में भाग लेके एक लड़की चुनी जाती है, हमारे यहाँ हो या विश्व में हो, जो चुनी जाती है। कभी उसके बालों का इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कभी उसके नाखून का इस्तेमाल होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, या कभी इतनी हद तक जाकर गिरते हैं हम लोग कि वीआईपी जैसी एडवर्टाइजमेंट महिलाओं के पैर दिखाते हैं, या इतनी हद तक गिर जाते हैं कि पुरुषों की प्रोडक्ट्स की, चाहे वो ब्लेड हो या चाहे अंडरवेयर, एडवर्टाइजमेंट महिला करती है। तो हम लोग ने एक ज़माने में एक लड़की को भोगना है, इतना ही था। भोगना का मतलब इस्तेमाल करना है, इतना ही था। आज हम लोग एक अलग तरीके से उपभोग की वस्तु बना रहे हैं, यानी कि चीज बना रहे हैं उसको। गाने भी वैसे ही आते हैं, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक चीज हूँ, और उस चीज का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे गाने हैं, मुझे अब इतने सारे गाने याद नहीं, लेकिन मैं तंदूरी मुर्गी या इस तरह के जो कुछ, लटका ले मुझे, गटका ले मुझे, इस तरह के जो गाने आते हैं, वो गाने क्या इम्पैक्ट नहीं करेंगे? एडवर्टाइजमेंट्स इम्पैक्ट नहीं करेंगी? हमारी समाज में पैट्रियर्की बनाए रखने के लिए आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर करवा चौथ से लेके वट पूर्णिमा तक हर चीज का महिलाओं ने कैसे करना चाहिए उसका दर्शन दिया जाता है। हर चीज जो बाहर घटती है वो मीडिया में दिखाते हैं हम लोग। ये जब बंद करेंगे हम लोग, क्या हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम मीडिया से ये सब हटा दे? मीडिया रोल फिक्स कर देता है, महिला का भी रोल फिक्स कर देता है, पुरुष का भी रोल फिक्स कर देता है। तो मैं 5 हाथ वाली महिला बन जाती हूँ जो एमटीआर के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ एट ए टाइम, घर के लोगों को, किसी को उपमा, किसी को डोसा, किसी को कुछ बना के दे देती हूँ। तो मेरा रोल फिक्स हो गया ना, तो मुझे घर में बिठा दिया वापस, मेरा रोल फिक्स हो गया। एक तो मीडिया रोल फिक्स करता है, एक तो मीडिया उपभोग की वस्तु बनाता है। दूसरा, समाज में हम चाहे जितना बोले कि चुन्नी लेके बाहर निकलो, बिना चुन्नी के नहीं निकलना है, तो फिर हम रैंप पे क्यों लटकाते हैं हमारी लड़कियों को? क्यों चलवाते हैं? रैंप पे तो हम बिकिनी में चलवाते हैं ना उनको, क्योंकि वहां डॉलर मिलते हैं, और यहाँ मेरी पुरानी संस्कृति को हमको बनाए रखना है। लेकिन वो सारी जो बातें हैं वो स्त्री के शरीर तक ही सीमित है। तो जब स्त्री के शरीर से शुरू होती है, चुन्नी पहन के जाना है, नहीं जाना है, क्यों जाना है, से लेके बिकिनी में चलवाना, ये भी शरीर तक ही सीमित हो गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है मीडिया में? स्त्री का शरीर, उसका उपभोग लेना है और बनाए रखना है पुरुषों को। तो पुरुषों को बनाए रखने के लिए भी वो कैसे मजबूत है, वो कैसे होने चाहिए, ये सब दिखाया जाता है मीडिया में। वो इम्पैक्ट करेगा दोनों के संबंधों में, वो इम्पैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली सत्ता आएगी तो हिंसा आएगी। हमारे देश में हर 3 मिनट में एक लड़की पर कुछ ना कुछ हिंसा होती है। हम एक सुंदर सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ईव टीजिंग। वो ईव टीजिंग इतना सुंदर शब्द नहीं है, वो लैंगिक गुनाह है। मेरी तरफ देख के अगर कोई सीटी बजाए तो भी वो लैंगिक गुनाह है। हर 15 मिनट में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। निर्भया कांड हुआ तब बलात्कार का रेट था हमारे समाज में 22 मिनट का। उसके बाद वो कम होना चाहिए था, क्योंकि 4 में से 3 को तो फांसी दिलवा गई, तो वो 3 फांसी पे चढ़ गए, न्याय तो मिल गया उसको, एक जुवेनाइल था। तो क्यों नहीं बलात्कार का रेट कम हुआ? आज बलात्कार का रेट है 15 मिनट में एक लड़की पर बलात्कार, यानी हम 1 घंटा यहाँ बैठेंगे तो देश में कहीं ना कहीं 4 औरतों पर बलात्कार हो रहा होता है। तो मीडिया ये करने के लिए अपने जेंडर रोल्स में फिक्स कर देता है। पुरुष को भी जेंडर रोल में फिक्स कर देता है, स्त्रियों को भी जेंडर रोल में। उनको नाजुक दिखना है, उनको सुंदर दिखना है, उनको सेवा करनी है, ये सब उसका जेंडर रोल है। और पुरुषों को क्या करना है? मजबूत बनना है, कमाना है तभी तो वो फैमिली लेके जा सकता है आगे। तो ये सारे जेंडर रोल्स जब खत्म करेंगे हम लोग, अब जेंडर रोल्स को खत्म करना चाहिए भी, क्योंकि ऐसे कोई नहीं, मैं लड़की पैदा हुई तो मेरे साथ साथ कोई जेंडर रोल नहीं आता। ये सारा समाज ने दिया हुआ है जेंडर रोल्स, तो समाज में दिया हुआ है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। तो भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ लड़ने में कौन से ऐसे आंदोलन है जिसका महत्व योगदान रहा है इस पूरे केस के अंदर? हमने पिछले 30 सालों में
30 लाख से ज़्यादा लड़कियों को पेट में ही मार दिया है, जन्म ही देने नहीं दिया। क्या हमारा आंदोलन हुआ इसके ऊपर? कोई आंदोलन नहीं हुआ है। तो सिर्फ आंदोलनों से ये छूटेगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, हर माँ बाप अपनी लड़की की शादी के लिए डोरी देते हैं, क्योंकि शादी एक अपनी उसकी इज्जत का मामला होता है, उनकी प्रतिष्ठा का मामला होता है। तो हम डोरी देते हैं। डोरी का कानून कब से आया हुआ है? क्या इसके खिलाफ कोई आंदोलन होता है? हर 72 मिनट्स पर एक डोरी डेथ होता है हमारे समाज में। क्या इसके खिलाफ कोई आंदोलन आया है? कभी नहीं आया। तो ये जो सारी समाज में हिंसा घटती रहती है, उसके लिए कोई आंदोलन होने की जरूरत नहीं है। समाज में बदलाव के लिए जागृति की जरूरत है। लोगों को जागरूक करना सीखना चाहिए, लोगों को संवेदनशील बनाना चाहिए। जैसे क्यों नहीं होगा, मैंने जैसे बोला कि कॉलेज में प्रोग्राम करते हैं तो पुरुष ज़्यादा आते हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं जेंडर पर काम करने के लिए। तो लड़के ज़्यादा आएंगे तो वो संवेदनशील बनेंगे ही ना। जैसे दोस्ती होगी एक महिला की और एक लड़की की या एक लड़के की, तो संवेदनशील तो होना ही है। क्यों नहीं होगा? दोस्ती में तो संवेदनशील होते ही है ना हम लोग। तो ये आंदोलन से तय नहीं होगा। कोई घटना घटती है तो आंदोलन हो जाता है। हो जाता है इसलिए क्योंकि वो घटी हुई घटना को न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय के लिए आंदोलन होगा। बाकी समाज में जो महिलाओं के ऊपर काम करने वाले संस्था है, संगठन है, या हम लोगों को मान लो कि हर लड़की को हम क्या बोल सकते हैं कि तू आर्थिक रूप से तुमको स्वतंत्र होना है, तुमको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही होना है। क्योंकि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत को कम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर तुम फिनेंशियली डिपेंडेंट हो तो पति तुमको आसानी से कह सकता है कि निकल जाओ मेरे घर से। तो ये सब चीज़ें जो है वो आंदोलन से सिर्फ तय नहीं होती। मैं नहीं मानती कि इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है। उसके लिए एक समाज जागृति की ज़रूरत है। उसके लिए हम यंग लोगों तक पहुँचे, कॉलेज में पहुँचे, जेंडर पर बातें करें, जेंडर पर लोग क्या सोचते हैं। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो कुछ सवाल पूछते हैं और लड़कियों को बिठाते हैं और उनको बोल देते हैं कि इन सवालों पर आपका सॉल्यूशन बता दो। दिमाग में हमारे सॉल्यूशन रहता है ना, हर एक के दिमाग में, हर कोई सोचता है, हर एक के दिमाग में सॉल्यूशन रहता है। तो हम सॉल्यूशन पूछते हैं लोगों को, फिर चर्चा करते हैं, तो लोग भी अपना सॉल्यूशन परख कर ले सकते हैं कि क्या मैंने सही कहा था, क्या मैं गलत था। हर एक को तुम गलत हो ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से समाज जागृति जब होगी, लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे, चाहे वो रास्ते पर उतर के हो, चाहे फिल्म्स के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम, हम ये सारे इस्तेमाल करते हैं, नाटक के माध्यम से हो या चाहे पोस्टर प्रदर्शनों के माध्यम से हो, पहुंचना जरूरी है, हर आदमी तक पहुंचना जरूरी है। तो समाज में जो ये हिंसाएं बन रही है, हो रही है, ये हिंसाएं इट हैज रीच टू एन अदर एंड कि महिला का नहीं, 3 साल की बच्ची का भी रेप हो रहा है, 3.5-4 साल की बच्ची का। मतलब किसी भी बच्ची को देख के हमारे मन में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही उभर आता है। उसको देख के अगर किसी की लैंगिक इच्छा बोलो या, ऐसा नहीं होता। असल में ऐसा नहीं होता। कोई सनी लियोन को देख के किसी लड़की का जाके बलात्कार नहीं करता। बलात्कारी कोई प्रवृत्ति भी नहीं है असल में, कि ये एक आदमी है जो बलात्कारी प्रवृत्ति का है, सीरियल बलात्कार करते जा रहा है। होता है ऐसे भी, लेकिन अपवादात्मक होता है। बलात्कार की कोई ऐसी मानसिकता वगैरह नहीं होती, लेकिन बलात्कार की एक ही मानसिकता है कि मैं इस चीज का मालिक हूं, मैं अपनी संपत्ति जैसे देखता हूं वैसे ही मेरी पत्नी को, मेरी लड़की को मेरी संपत्ति मानता हूं। तो जब मैं मेरी पत्नी को और मेरी लड़की को संपत्ति मानता हूं, तो मैं समाज की हर किसी लड़की को और हर किसी औरत को मेरी संपत्ति मानता हूं। ये जब विचार नष्ट होगा ना, तब ये ठिकाने पर लगेगा, या तब हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, या एक अच्छा न्यायपूर्ण समाज देख सकते हैं। और उसके लिए दोनों के पहल की जरूरत है। फिलहाल जो मैंने बोला कि लड़कियों की और संवेदनशील पुरुषों की जरूरत है, वो जब सामने आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती कि पूरी दुनिया उसी तरह से सोचती है या सारे पुरुष इसी तरह से सोचते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। हर एक के अंदर कुछ संवेदनाएं होती है, वो बाहर आनी चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए। लड़की को एक व्यक्ति के बतौर देखना चाहिए, एक
दोनों को, मतलब मैं हमेशा ये मानती हूँ कि एक स्त्री को भी अच्छी ह्यूमन बीइंग होने के प्रयास करने चाहिए, और वैसे ही एक पुरुष को पुरुष नहीं रहना चाहिए। ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। जब ये दोनों का मानवता की तरफ, मानुस होने जिसको मराठी में बोलते हैं, उसकी तरफ का प्रवास होगा, तो हम सारे एक वी विल बी ऑल गुड ह्यूमन बीइंग्स ना। तो ये सवाल ही नहीं होगा। तो इसकी तरफ के लिए हम लोगों को जो कोशिशें करनी है, वो फिलहाल हमारे जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या महिलाओं पे काम करने वाले, पुरुषों में भी ऐसे संवेदनशील काम करने वाले कई ग्रुप्स है जो सिर्फ पुरुषों के लिए काम करते हैं और उनको महिलाओं की इज्जत कैसी करनी है बताते हैं। उन्हीं का रोल ज़्यादा है फिलहाल सबसे। और एजुकेशन सिस्टम में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, वो मिलकर जब ऐसे कई संगठन जब मिलकर एक ये बनाएंगे कि हाँ ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, तभी आगे जाएगा ये। आपको लगता है कोई स्टेप्स ऐसे इम्प्लीमेंट किए हैं ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि बलात्कारी माइंडसेट को चेंज करने के लिए कोई स्टेप्स लेने चाहिए। मैं यही मानती हूँ क्योंकि बलात्कार क्यों होता है, जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे तो हम उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए काम करेंगे, ना कि बलात्कारी माइंडसेट पर चेंज करने के लिए काम करेंगे। बलात्कारी है, मैं तो फांसी की सजा भी ये नहीं करती कि नहीं मानती कि फांसी देनी चाहिए। मतलब ये भी नहीं मानती कि हर एक को एक और मौका देना चाहिए, लेकिन ये माइंडसेट नहीं है, वो दुष्कर्म है, उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन हमको रूट कॉज देखना चाहिए। रूट कॉज देखने के बाद हम उस रूट कॉज पर काम कर सकते हैं, तो काम उसी पर होना चाहिए। रेप और हिंसा के शिकार महिलाओं को न्याय और समर्थन कैसे दिलाया जा सकता है? महिलाओं को न्याय और समर्थन कैसे दिलाया जा सकता है? हाँ, मतलब जस्टिस कैसे दिला सकते हैं हम? पहली बात तो यह है कि अभी जो आंदोलन हो गए, मान लो अभी की बात कर ली जाए, कलकत्ता के बाद सारे डॉक्टर्स ने आंदोलन किया, तो मजबूरी में उस इश्यू को लेना पड़ा सबको। बदलापुर में आंदोलन हुआ तो उस इश्यू को वो टाल नहीं सके। हम अगर देश के कोने कोने से, हर जगह से इस तरह के आंदोलन करेंगे, तो जब देश भर की महिलाएं, देश भर के वकील, देश भर के सर्विस प्रोवाइडर्स, महिलाओं पर काम करने वाले संगठन इस तरह का इशू लेकर के आगे जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमने समर्थन दिया। मतलब क्या किया? हमने उसको जस्टिस दिलाने की कोशिश की। दूसरा, मैं ये मानती हूँ कि हमको ये भी एजुकेट करना चाहिए कि हम गाड़ी से जाते हैं, जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हाथ टूटता है, कभी पाँव टूटता है, या कभी फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या हम हमारी जिंदगी बंद कर देते हैं? हम हमारी जिंदगी बंद तो नहीं करते ना। तो बलात्कार ऐसा क्या है कि जिसके चलते महिलाओं की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? या क्यों अभी तक हमारे देश में कोई बलात्कारी शर्म से झुका नहीं? लड़की को क्यों झुकना पड़ता है? लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद होती है? क्योंकि हमारे समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है पैट्रियार्की की, उसमें योनि शुचिता को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और वो जब करप्ट हो जाता है, वो जब बिगड़ जाता है, तो फिर समाज बिगड़ने लगता है। सिर्फ बलात्कार सिर्फ उसी के चलते नहीं होता। जैसे खैरलांजी हुआ था, तो दलितों पर सबक सिखाने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए। बिल्किस बानो पर क्यों हुआ था? सबक सिखाने के लिए। और जब तक ये माइंडसेट है कि जिसके ऊपर बलात्कार हुआ है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, हम उसके बलात्कारियों को मिठाई बांटेंगे और हार पहनकर उनका स्वागत करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। ये पहले रोकना पड़ेगा हम लोगों को। क्या हम इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार है? हम जब आंदोलन करते हैं तो हाथरस के जैसे आंदोलन के बाद भी, हाथरस भी वही का हिस्सा है, रोज 8 दलित महिलाओं पर बलात्कार होता है। मुझे बहुत दुख होता है बोलने के लिए कि हाथरस की बेटी के लिए जब हम रास्ते पर उतरे तो 50 से ज्यादा लोग थे नहीं। अब इस शहर में हाथरस की बेटी के ऊपर बलात्कार ना हो, ये सोचने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन क्या वो रास्ते पर आए? अगर वो रास्ते पर इकट्ठा आते तो फिर ये चीजें कम होगी ना। तो मेरे को लगता है कि ये जब समर्थन का मतलब ही वही है, क्या हम किसी के अन्याय के खिलाफ रास्ते पर नहीं उतरेंगे? तो उतरना चाहिए। हम लोगों को ये समझाना चाहिए कि ये अन्याय हुआ है, इसके ऊपर हम रास्ते पर उतरेंगे। फिर चाहे एक आदमी उसके लिए निर्णय ना ले, हम सब मिलकर ले सकते हैं।
हम सब उसको न्याय दिला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको क्यों समाज से बाहर रखें? Why don't we take it as an accident? मेरी लाइफ में जैसे एक्सीडेंट होता है वैसे ही एक एक्सीडेंट हुआ, बलात्कार हुआ, बाकी मेरी जिंदगी चलती रहेगी। मैंने हाल ही में देखा महाराजा, यस, और द एंड ऑफ महाराजा वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि उसको मतलब इतने सुंदर तरीके से दिखाया है कि मैं तो जीऊंगी, मैं शी इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं जीऊंगी। और ये जीऊंगी ये शब्द बोलने के लिए फिलहाल उसके बाद पास उसका बाप था, लेकिन क्या समाज नहीं बन सकता? क्या हम उस लड़की को समाज का एक नॉर्मल अंग नहीं मान सकते? ये जरूरी है। सपोर्ट कैसे करे ये हर इंसिडेंट्स पे डिपेंडिंग है। क्या ये छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को अलग तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर बड़ी लड़की है, यंग लड़की है, तो अलग तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 50 साल की या 70 साल की उम्र की औरत पर बलात्कार नहीं होता। तो अगर वो वैसी है तो एक अलग तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सपोर्टिव सिस्टम। अब वो सपोर्टिव सिस्टम हम कैसे बन सकते हैं? वो पहले रास्ते पर तो उतरे, पहले इकट्ठा तो आए, तो हम सोच सकते हैं कि इसकी सपोर्टिव सिस्टम कैसे बने। जेंडर बेस्ड हिंसा और रेप कल्चर को खत्म करने के लिए पुरुषों का कैसा योगदान हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पहले तो हमने जो ये फर्क रखा है, एक कोई पिक्चर था शायद की एंड का, हाँ समथिंग लाइक दैट, तो लड़की की लड़का, ये लास्ट अक्षर सुनने के लिए हम हॉस्पिटल में बहुत टेंस खड़े रहते हैं कि क्या पैदा हुआ। और जैसे ही पैदा हो जाता है उसके जेंडर रोल्स में बिठा देते हैं, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं करना है। अच्छा, उसके शिकार, पैट्रियार्की के शिकार लड़के भी है, और ये समझाने के लिए हमको लड़कों तक जाना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर लड़के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो उदाहरण देना चाहती हूँ। कुछ दुर्घटना घटी, समझो मान लो मेरे घर में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो मैं रोती हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं रोता, क्योंकि समाज ने उसके लिए रोना अलाउड नहीं रखा है। वो नहीं रो सकता, मैं रो सकती हूँ। क्यों? रोना एक नेचुरल प्रक्रिया है ना। जैसे मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए तो उसके भी पिताजी स्वर्गवासी हो गए ना, तो फीलिंग्स तो सेम है हम लोग में, तो वो क्यों नहीं रोएगा? वो पैट्रियार्की का शिकार है। कॉलेज में जाते हो आप लोग, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन के लड़कियां आती है, क्या फ्लॉरी ड्रेस पहन के लड़कों को देखा है तुमने? ऐश कलर, व्हाइट कलर, ब्लू, लाइट ब्लू, यही तरह के कपड़े डालकर आते हैं ना। आजकल थोड़े यंग जनरेशन के लोग जो है वो टी शर्ट्स वगैरह थोड़े अलग किस्म के डाल देते हैं, लेकिन हम लोग ने, मैं जो कहती हूँ ना, ये जेंडर रोल्स बनाए हैं हम लोग ने, लेकिन ये पैट्रियार्की के शिकार पुरुष है, क्योंकि हम उनको सेंसिटिव नहीं बनाते, उनको रोना नहीं देते, उनको डरना नहीं है। क्या नहीं डर सकता? पुरुष है तो डर नहीं सकता, डरेगा ही ना। उनको मर्दानगी चाहिए, तो फिर सारे के सारे पुरुष जो है वो सलमान खान जैसे सिक्स पैक्स के लिए पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। लेकिन वो क्यों चाहिए? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सिक्स पैक्स क्या टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग? दोनों में से चॉइस करना पड़ेगा ना। आप लोग भी पैट्रियार्की के शिकार कैसे हो, इसका एक फैंटास्टिक उदाहरण है कि जब तक लड़के को नौकरी नहीं लगती, लड़के की शादी नहीं होती। लड़की की नौकरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो ही जाती है। तो क्या ये पैट्रियार्की के शिकार नहीं है? तो आज नौकरी नहीं है करके आत्महत्या करने वाले जो लड़के हैं, जो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो फिर पैट्रियार्की है ना, कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाद में, ना मेरी शादी होगी, ना बच्चे होंगे, ना कुछ होगा, नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, मिल जाती है तो इतने कम पैसे की मिलती है कि दोनों का गुजारा कैसे हो, फैमिली का गुजारा कैसे हो? तो ये क्या पैट्रियार्की के शिकार नहीं है? क्यों हम लोग ये, हाँ, ये दोनों को समझाना पड़ेगा। मैं कॉलेज में प्रोग्राम करती हूँ तो पूछती हूँ लड़कियों को कि अगर तुमको लड़कियों को पूछती हूँ कि तुमको अच्छी नौकरी है, तुम्हारे साथ एक लड़का काम कर रहा है, तुम उससे शादी कर रही हो, तो चाहे उसको नौकरी नहीं भी है तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? तुम पैसे देख के शादी करोगी कि आदमी देख के शादी करोगी? ह्यूमन बीइंग। मेरे पति होल टाइम एक्टिविस्ट है, इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU,
जिंदगी भर नौकरी नहीं की उन्होंने, लेकिन वो सब मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे लिए मेरे जो विचार थे उस विचारों के आधार पर चलने वाले वो थे, मेरे को भी उसी रास्ते से जाना था, तो मेरे लिए नौकरी मायने नहीं रखती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, या अगर नहीं भी करते तो मैं बोलती कि मैं कर रही हूँ, फिलहाल मैं अपना गुजारा करती हूँ, तुम तुम्हारा देख लो, या दोनों का देख लूंगी मैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। सही है, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ, लेकिन महिलाओं के ऊपर है। क्या हम लोग संपत्ति में समान हिस्से के लिए झगड़ने के लिए तैयार है? हम पूछते हैं लड़कियों को कॉलेज में, क्या तुम तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी में समान हिस्सा पाने के लिए लड़ सकती हो? महिलाएं कहती है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने कब कहा कि उसको जरूरत है? उसको तो मिल ही जाती है अपने आप में। तो क्या मैं मेरे सारे जो हक, कानून की बात की ना हम लोग ने, कानून है, सबके लिए कानून है, हम कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ना ही दहेज में करते हैं, ना ही संपत्ति के बारे में करते हैं। मैंने अपने बारे में संपत्ति में समान हिस्सा मांगा तो मेरे पिताजी को भी नहीं अच्छा लगा, मेरे भाई को भी नहीं अच्छा लगा, उन्होंने सारे संबंध तोड़ डाले। बट कम व्हाट में, मैं मेरे हक और अधिकार अगर नहीं लूंगी तो मैं तुम लोगों की जनरेशन को ये नहीं कह सकती कि तुम भी अपने अधिकार के लिए लड़ो, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हूँ। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है तो मैं तुम लोगों को नहीं कह सकती। अगर तुम लोगों को मैंने नहीं कहा तो और तो कोई करने वाला नहीं है, मतलब हमारे जैसे ही कार्यकर्ता बोलेंगे ना। तो ये अधिकारों के लिए लड़ना जो है, और मतलब मैं ऐसे कहूंगी कि दो पगडंडी हम ऊपर जाए और दो पगडंडी लड़के नीचे उतर आए तो हम एक जगह पर आ सकते हैं ना। तो ये बनाए रखने के लिए हमारे जो जेंडर रूल्स है उसको तोड़ना पड़ेगा। घर है, घर दोनों का है, दोनों के नाम पे होना चाहिए, दोनों का है तो दोनों ने काम करना चाहिए घर में, घर के काम में कोई कमी नहीं है, ये भी तो जाना चाहिए। तो टू सेंसिटाइज मेन फॉर जेंडर रोल्स इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाएं तो करती ही है, और महिलाएं सेंसिटिव होती भी है और बोलती भी है, तकरार भी करती है कि ये हम ही लोगों को करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग अपनी माँ के लिए कभी कभार एक बार चाय बनाकर दे दो उसको, बोलो बैठ जाओ इधर और चाय लो, देखो कितनी खुश होती है। जेंडर रोल्स को हम लोग डिफाइन ना करें, जो मीडिया कर रहा है या समाज जो कर रहा है उसको डिफाइन ना करे, सारे काम सारों के है, चीज ना समझे, औरत को अपनी मालमत्ता ना समझे। ये सब अगर हम लोग करेंगे, और ये पुरुषों तक सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप लेते हैं, मर्दानगी के बारे में भी वर्कशॉप हम लोग लेते हैं। जब हम मर्दानगी के बारे में, मैं जैसे हूँ वैसे सुंदर हूँ नाम से हम लोग जब कैंपेन करते हैं तो लड़के भी आकर कभी कभी रो लेते हैं हमारे साथ। क्यों, कभी कोई बहुत दुबला पतला लड़का रहता है तो दुबला पतला लड़का समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता ना, तगड़ा होना चाहिए, मर्दानगी दिखनी चाहिए। तो ये सबसे बाहर लाने के लिए पैट्रियार्की के ये जो चौकट है उससे लड़कों को भी बाहर आने के लिए हमको वर्कशॉप्स लेनी चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए। ओके मैम, सो थैंक यू सो मच इस टॉपिक पे इतना खुल के बात करने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा बात की शायद। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।